साहित्य निधि में सुनिए वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित कथाकार सुषमा मुनींद्र की लिखी हुई कहानी मुझे कुछ कहना है। प्रस्तुत है कहानी मुझे कुछ कहना है। अम्मा, मैंने सोचा तो नहीं था तुमसे कभी कुछ कहूँगी, क्योंकि कभी तुमने मेरी ज़िंदगी के विरुद्ध फैसला किया था। बाबूजी से हम पांचों भाई बहनों को आशा नहीं रही, क्योंकि उनकी हैसियत भले ही सिंचाई विभाग के बाबू जैसी छोटी रही हो, पर उनके स्वभाव की तानाशाही ने हमें कभी निकटता अनुभव नहीं होने दी। फिर भी तुम पर मुझे विश्वास था, क्योंकि तुम आय व्यय के गड़बड़ाते समीकरण से उलझते हुए अपने चिड़चिड़े हो गए स्वभाव के बावजूद कभी कभी हमें अपनी निकटता देती थी, और उस निकटता को लेकर हम इतने आश्वस्त तो थे ही कि तुम हम लोगों के प्रति कोई गलत फैसला नहीं करोगी। पर तुम भी। मैं आज इस तरह एकदम अचानक वर्षों बाद तुम्हें पत्र लिखने न बैठती, पर इन दिनों इस घर में जो कुछ घटित हुआ और तुमने भी सायास अनायास प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मुझे ही जिम्मेदार ठहराया, तो अब धैर्य नहीं होता। जब तुम मेरे घर से अपनी भरी आंखें लिए लौट रही थी, तब लगा था तुम्हें रोकूं और इन वर्षों का घटित अघटित बताऊं, पर अपना पक्षधर बनना नहीं आता, इसलिए संकोच कर गई। यद्यपि पछताई भी। बताना इसलिए भी चाहती हूँ कि अपनी स्थिति स्पष्ट न करना एक प्रकार से अपना दोष स्वीकार कर लेना होता है। इन वर्षों में मेरी स्मृतियों में कई कई रंग, ध्वनियाँ, अनगूंजें, बिंब, चेहरे, चरित्र, घटनाएं जुड़ती गई हैं। इस समय मेरे ठीक सामने की दीवार पर विधायक जी का खादी का सफ़ेद कुर्ता पैजामा हैंगर में लटका हुआ है। इस कुर्ते पैजामे से मैं इस तरह आतंकित रहती आई हूँ कि लग रहा है इस कुर्ते के कॉलर के ठीक ऊपर अचानक एक चेहरा उग आएगा और शातिर तरीके से आंख सिकोड़ कर कहेगा, तुम छोटे स्तर के लोगों में कुछ कर दिखाने का मादा ही नहीं होता। अम्मा, मैं बहुत ग्लानि और लज्जा से भरी हूँ कि कमलेश के विवाह के संबंध में चर्चा करनी है, कि सूचना पाकर तुम स्वयं को प्रमुख मानते हुए मुदित भाव से बाबूजी के साथ दौड़ती आईं और तुम्हारे विशिष्ट सम्मानित भूतपूर्व विधायक डिप्टी मिनिस्टर दामाद ने मोर्चा खोल दिया। बाबूजी का मौन और तुम्हारा विस्मय। तुम इस स्थिति के लिए तैयार होकर नहीं आई थी, बल्कि लगे हाथों उदर रोग से पीड़ित बाबूजी को यहाँ के बड़े अस्पताल के बड़े विशेषज्ञ चिकित्सक को अपने सो कॉल्ड बड़े दामाद के माध्यम से दिखा लेना चाहती थी। पर अम्मा, तुम समझती हो मैं बहुत सुखी, संतुष्ट, संपन्न हूँ। संपन्नता, समृद्धि, विलासिता, प्रसिद्धि, सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ है इस बड़े घर में। हाँ, तुम ऐसा समझ सकती हो, क्योंकि मैंने तुमसे कभी कुछ बताया नहीं। मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताती, क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। बड़ी संतान होने के नाते मैं छोटों पर रौब दाब रख सकती थी, पर रखा नहीं। सब्जी चुक जाए तो दाल से खा लेती थी, और दाल भी चुक जाए तो सदाबहार अचार तो बरनियों में होता ही था। सबको खिलाकर मैं और तुम खाने बैठते थे। तुम कहती थी, बड़ी संतोषी है मिथिलेश, जहाँ जाएगी निभा लेगी। खूब निभाया मैंने, ये सोचकर कि भाग्य में यही आदमी बधा था तो यही सही। जिस आदमी को मेरे दिल ने कभी गवारा नहीं किया, मैं उसके साथ निभाती गई और जीती गई और खपती गई। निभाना इसलिए आसान हुआ कि हमें किसी एक व्यक्ति विशेष से ही नहीं निभाना होता है कि ये आदमी पसंद नहीं है तो कुछ भी पसंद नहीं। हमें कई कई स्थितियों और व्यक्तियों से एक साथ निभाना होता है, और उस निभाने में इस आदमी को निभाना आसान हो गया। मुझे अपनी तीनों बेटियां कमलेश, विमलेश और शैलेश पसंद हैं। घर में काम करने वाली अधेड़, विधवा, एकाकी ब्राह्मणी स्त्री, निराशा। माँ बाप ने पता नहीं क्या सोचकर उसका ये नाम रखा होगा। पसंद है मुझे। अपनी प्राध्यापिका की नौकरी पसंद है, ये घर पसंद है, और सबसे अधिक पसंद है घर की छत, जिसके एक भाग में मैंने कारपेट घास लगवा रखी है। जब डूबती सांझ के मलगजे अंधेरे में कुछ क्षण यहाँ के एकांत में बैठती हूँ तो प्रार्थना की सी शांति मिलती है। ये समय मेरा व्यक्तिगत होता है और मैं केवल मैं होती हूँ, मिथिलेश। अपने विवाह को लेकर मेरे मन में संशय था अम्मा, तुम जानती हो। शायद इसलिए कि कहाँ वे कहाँ हम। राजा भोज गंगू तेली वाला हिसाब किताब।
वे विधायक, मंत्री, मैं छोटी हैसियत वाले घर की स्नातकोत्तर 22 वर्षीय नामालूम सी लड़की। वे 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और 35 से कम न होंगे, और मेरा ये अनुमान बाद में सही सिद्ध हुआ। मेरे संशय पर तुम हंसने लगी थी। मिथिलेश, तुमने ठाठ नहीं देखे तो ठाठ भोगने से डर रही हो। मंत्री मिनिस्टरों के बड़े जलवे होते हैं। मंत्री जी के पिताजी ठहरे पुराने आदमी। तुम्हारी कुंडली मंगली है, बस इसीलिए बात बन गई, वरना तो सच में कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। मुझे अजीब लग रहा है। ब्याह तो होना है, हम इतने बड़े आदमी को मना नहीं कर सकते। वो तो तुम्हारे ताऊ जी ने यहाँ बात चलाने की हिम्मत की, वरना हमारी औकात क्या। ताऊ जी मंत्री जी के खास आदमी हैं। मंत्री जी के पिताजी ने ताऊ जी से कहा था, अच्छी संस्कारी मंगली लड़की बताएं। ताऊ जी तुम्हारी जन्मपत्री दे आए। जन्मपत्री मिल भी गई। तुम बेकार नाटक रच रही हो। तुम समझो मिथिलेश, आजकल राजनीति के बिना छोटे मोटे काम भी नहीं होते। संबंध अच्छे लोगों से होगा तो तुम्हारे भाई बहनों का भी भविष्य सुधर जाएगा। मुझे अजीब लग रहा है अम्मा। हर लड़की को लगता है, आखिर उसे एक घर छोड़कर दूसरे घर जाना होता है। मिथिलेश, तुम्हारे तो भाग्य जग गए। बंगला, गाड़ी, सलामी, जाने क्या क्या। तुम्हें हुलसते देख फिर मैं भी अपने भाग्य पर इतरा गई। लगने लगा मेरे भाग्य में राजयोग है। मैं खास हूँ, बहुत खास। मैं विदा होकर बड़े अभिमान और गौरव से भरी हुई गृहग्राम पहुंची थी, और ये जैसे तैसे कथा निपटाकर राजधानी के लिए रवाना हो गए। अब मैं थी, नया क्षेत्र, नया परिवेश, नया जीवन, नए लोग, नई स्थिति थी, फुसफुसाहटें थीं। गमनहाई अर्थात गौने पर पहली बार ससुराल आई। बहू घर में है और शंकरसर दादू राजधानी चले गए। ब्याह नहीं करने को तैयार थे, पर कक्का अर्थात मेरे ससुर नहीं माने। सुनते हैं किसी मिनिस्टर की लड़की को चाहते थे। फलनवा फलनवा बिटिया वाले लाख रुपए बैग में भरे द्वार में ठाड़े रहे। पे ई महाराज अर्थात मेरे ससुर तब मिथिलेश में चुभ गए कि सीध साध बिटिया ही तेज तर्रार शंकर सड़ के साथ में बह ले ही। अम्मा, मैंने खुद को ठगा हुआ पाया था। मेरा अभिमान, गौरव चूर चूर हो गया। तो कक्का ने इसलिए छोटे घर की सीधी बेजुबान सी लड़की चाही थी कि वो सब कुछ खामोशी से निभा लेगी। अपनी पूरी सच्चाई, ईमानदारी, ताकत से मैंने हर विधि निभाने की कोशिश की, पर हम दोनों की पटरी पहले दिन ही नहीं बैठी तो आज तक नहीं बैठी। शुरू दिन से कम्युनिकेशन गैप बना रहा। ये बहुधा देश प्रदेश की राजधानी में रहते हैं, और जब घर में होते हैं तो मैं सामने कम पड़ती हूँ कि ये बिना किसी तारतम्य के अचानक मेरे छोटे स्तर को लेकर कसीदे पढ़ने लगेंगे। फिर 7वें दिन, यही कोई रात 11 बजे थे, तब ये मेरे कमरे में आए। यात्रा की थकान और अनचाहे विवाह का संताप, उलझे रूखे केश, लाल आँखें, असंतुलित चाल, सिकुड़ा खादी का पैजामा कुर्ता, मदिरा की असहनीय दुर्गंध। गांव में 2 दिन से विद्युत व्यवस्था ठप थी, और मेरे कमरे में बोंडा अर्थात बोतल में तेल बत्ती डालकर बनाई गई ढिबरी जल रहा था। ज्येष्ठ की उस भभकती रात में बोड़े की कांपती लौ के हिलते डुलते प्रकाश से जैसे पूरा कमरा हिलता प्रतीत हो रहा था, अथवा भूस्खलन कहीं मेरे भीतर हुआ था। ये उस मध्यम प्रकंपित प्रकाश में कुछ देर विमूढ़ से खड़े रहे, फिर पलंग के एक कोने में अधपसरे हो गए। काफ़ी देर तक चुप रहे, फिर बोलने लगे तो बोलते ही गए। तो आप हैं कक्का की मनभावन बहू। कक्का को बहू चाहिए थी, लीजिए हम ले आए। अब आप खूब मन लगाकर बड़ी श्रद्धा से कक्का की सेवा करें, उन्हें सुखी रखें। हम तो विवाह करना ही नहीं चाहते थे, एक ठो बेकार की जिम्मेदारी। पर कक्का की ढेर बकवास, बड़बड़ाते रहते थे। बुढ़ा गए हो, तुम्हारे कारण तुम्हारे चारों भाई कुंवारे बैठे हैं। महिलाओं को लेकर तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा सुनने को मिलता है, हमें उलझन होती है। हमें हमारे मन की बहू ला दो, फिर करते रहना राजनीति और संभालते रहना अपनी राजधानी। मैं इतनी स्तब्ध और आक्रांत थी कि कुछ सुन सकी, कुछ नहीं। स्तब्ध थी कि आज भी इनका शराब पीना जरूरी था, और आक्रांत थी कि निर्वहन कैसे होगा। ये बोलते बोलते ही पूरी लंबाई में फैल गए और सो गए।
उस कच्चे कमरे की भित्तियों में इनके खर्राटे बज रहे थे। मैं बेचैन थी कि कोई आदमी इस तरह इन क्षणों में इतनी गहरी नींद में कैसे जा सकता है। मैं रात भर जागती रही कि अब मुझे चैन की नींद कभी नसीब नहीं होनी थी। मैं सुबह जल्दी कमरे से बाहर आ गई थी। ये पता नहीं कब तक सोते रहे होंगे। मुझे उसी दिन तुम्हारे घर लौटना था अम्मा। हाँ, जो घर कभी मेरा भी हुआ करता था, अब तुम्हारा था, मायका, माँ का घर। मुझे देखकर तुम ऐसी बावरी हुई थी कि ये भी पूछना बिसर गई कि मेरा प्रवास कैसा रहा। जिस से मेरे बड़े घर का बखान और मैं सारी सरगोशियाँ अपनी कनपटी से भरे रही। फिर मैं दुरागमन पर गृह जिले वाले मकान अमिलिया हाउस, गृह ग्राम के नाम पर किया गया नामकरण, में आ गई थी। अमिलिया हाउस में लोगों का आना जाना लगा रहता था। गांव से इनके माता पिता, भाई बहन, बहनोई, चाचा ताऊ, उनके वंशज, क्षेत्रीय लोग, परिचित, राजनीतिज्ञ, कार्यकर्ता, व्यापारी, जासूस, लठैत, जाने कौन कौन। गांव के पटवारी, सरपंच, कस्बे के एक शिक्षक रामरज गुरुजी और शेल्टर होटल के मालिक का लड़का श्याम नायक इनके प्रमुख सिपह सालार थे, जो मेरे कमरे में भी निर्बाध आ सकते थे। मुझे आपत्ति थी। आप अकेले थे तो बात अलग थी, अब बाहरी लोग इतनी मर्यादा बनाए रखें कि मेरे कमरे में ना आए। कौन बाहरी? पटवारी जी, सरपंच जी, गुरुजी, नायक? मेरे ये अपने हैं, चुनाव में मेरे लिए पसीना बहाते हैं। हम राजनीतिज्ञों को सबसे संबंध बनाकर चलना पड़ता है और फिर ये लोग तुम्हारा आदर ही करते हैं, मौके बेमौके आते नहीं हैं। वैसे भी इस समय सरकार में उथल पुथल मची हुई है। जिन दलों के सहयोग से हमारी सरकार बनी है वे समर्थन वापस लेने की बात कर रहे हैं। कभी भी सरकार गिर सकती है, मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, यही लोग काम आएंगे। वैसे भी तुम्हारे आ जाने से लोग संकोच करने लगे हैं। हम मिनिस्टर हैं, लोग शहर की हवा सूंघ कर जान जाते हैं। हम राजधानी से लौट आए हैं, घर में मजमा लग जाता है तो ये सब तो होगा। एक राजनीतिज्ञ से विवाह किया है तो उसके तौर तरीके भी सीखो। आज ये लोग यहीं खाएंगे, खाना बना लेना। अभी एकदम से कैसे? सब्जी तरकारी घर में नहीं है। जो है वही सही। लोग प्रेम के भूखे हैं मिथिलेश। हमने तो अपनी फकीरी और फाकों में चुनाव लड़ा और जीता। 1 वोट 1 नोट हमारा चुनावी नारा था। लोग चकित थे कि 25 एकड़ खेतिहर भूमि वाले गरीब कृषक का पुत्र किस ठसक से विधायक और फिर डिप्टी मंत्री बना। योग्यता हो, प्रतिभा हो तो अवसर चलकर आते हैं। खाना बना लेना, ये आत्म प्रशंसा का शायद ही कोई मौका चूकते हों। अपनी प्रशंसा करना और सुनना जिस व्यक्ति की कमजोरी है वो अपनी खामियां कभी नहीं समझ पाता। बड़े कुकर पतीलों में रांधते बनाते, ढेर सारी रोटियां सेकते हुए मुझे लगता था इस खिलाने बनाने में पूरा जीवन होम हो जाएगा। तुम जानती हो अम्मा, मैं बचपन से शिक्षिका बनने का सपना देखा करती थी, जिसकी अब गुंजाइश नहीं दिख रही थी। मैं रोटियां सेक रही थी, यह आगे कमरे में भूमि पर आलती पालती मारे अगल बगल वालों की जांघों पर धौल जमाते हुए बड़े बड़े कौर हपक रहे थे। जो आता उसे दुई कौर तू खा कहकर बैठा लेते। खाना कम पड़ना था, पड़ गया। इनका सबसे छोटा भाई रमन, जो उस समय 10वीं में था, ने गुहार मचा दी, भैया खाना खत्म। ये कटोरी की छाछ में नमक को उंगली से घोलते हुए रसोई के द्वार पर आकर ऊंचे स्वर में बोले, थोड़े बड़े मनई के घर में रहे के कायदा सीख लिया। कैसन खाना बनाए कि खत्म होईगा। बड़े मनई के घर आए 4 आदमी खाते रहत हैं। उंगली से छाछ घोलना और सर की ध्वनि के साथ सुड़कना जारी था। इनका यह असभ्य ठेठ देहाती तरीका घिन उपजाता है। चम्मच थाली में रखा जाता तो उपयोग के लिए ही, टोको तो वही। हम आहेन धुर गमैया, हम ही सहरातू चोचला न सिखावा। कितना अशोभन, कितना असहनीय, कितना अपचकारी। मुझे कायदा बताकर ये बाहर गए और एक कोने में बैठे गांव से फरियाद लेकर आए लघुआ से कहने लगे, बनावा थोड़ी तम्बाकू चून, मज़ा आ जाए। जिस से तम्बाकू मांगेंगे, बाथरूम, सदर द्वार, छत के ओने कोने में जहाँ तहाँ थूकेंगे। तम्बाकू लग जाए तो वमन करेंगे। टोको तो वही। होटल के बैरे से, रिक्शे वाले से, विधायक विश्राम गृह के दरबान और रसोइये से, गांव के लोगों से तंबाकू मांगो तो ये लोग खुश हो जाते हैं कि कोई बड़ा आदमी इन्हें अपने बराबरी का मानता है। इस तरह संबंध विकसित होते हैं और चुनाव के समय काम आते हैं। तुम राजनीति नहीं समझोगी।
इनका अनुमान ठीक निकला। समर्थन वापस ले लिया गया। सरकार अल्पमत में आ गई। सरकार बहुमत सिद्ध नहीं कर सकी। विधानसभा भंग कर दी गई। इन्होंने संताप किया। मुख्यमंत्री से इतना ना हुआ जिनका समर्थन लिया उन्हें खुश रखें। मैं पहली बार चुनाव जीता तो प्रतिपक्ष में बैठना पड़ा। दूसरी बार जीता तो जोड़ तोड़ से किसी प्रकार सरकार बनाई। मैं मंत्री बना पर सब पानी में गया। अब फिर चुनाव। सब साले स्वार्थ में अंधे हो रहे हैं। इन्हें अधिकृत रूप से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। निहारिका नामधारी एक मंत्री पुत्री राजधानी से प्रचार के लिए आई। मैं इतनी नई और इस वातावरण से इतनी अपरिचित थी कि पूछ ना सकी निहारिका कौन है, कहाँ ठहरी है। कुछ बातें बिना पूछे भी ज्ञात हो जाती हैं और मैं जान गई ये वही है जिससे ये विवाह करना चाहते थे। ये पहली बार रिकॉर्ड मतों से दूसरी बार अच्छे अंतर से विजयी हुए थे, पर इस बार हार गए। स्थायित्व के मुद्दे पर एक प्रकार से इनके दल का सफाया हो गया। ऐसा ही कुछ होना तय था। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें पता होता है वे ऐसी ही होंगी, पर जब हो जाती हैं तो हृदय में पीर उठती है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्थायित्व के मुद्दे के अलावा इन पर एक व्यक्तिगत आरोप ये था कि जब सत्ता में नहीं थे तब विकास की बड़ी बड़ी बातें करते थे और मंत्री हुए तो क्षेत्र की ओर पलट कर नहीं देखा। मैं समझ नहीं पाती ये नेतागण क्षेत्र के विकास के नाम पर वोट मांगकर फिर क्षेत्र का विकास करना नहीं चाहते या तमाम कारणों से कर नहीं पाते। ये लोग पूरे समय विलासिता, अभिनंदन, आयोजनों, मीडिया, प्रेस क्लब, दल, गुट, खेमों, सियासी तिकड़मों, प्रायोजित भीड़ में भूले रहते हैं, जैसे दुनिया बस इतनी ही है। इन लोगों का आचरण आम आदमी जैसा सहज सामान्य नहीं रहा। शायद इसलिए ये लोग आम आदमी के बीच जाने से घबराते हैं और इन लोगों का सुरक्षा घेरा दिनों दिन कसता जा रहा है। पराजय का स्यापा करते हुए इन्होंने सरपंच, पटवारी, गुरुजी, नायक के साथ आगे के कमरे में बैठकर जमकर मदिरा पी और राजनीति दल, क्षेत्रीय लोगों, कार्यकर्ताओं को माँ बहन की गाली से नवाजा। उस दिन मैंने जाना इनकी भाषा कितनी अश्लील, असभ्य है। रात बहुत हो गई थी। मैंने इनके चमचों को रफा दफा करने के उद्देश्य से पर्दे की झिर्री से झांका था और इनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। शराब में बड़ी खराबी है, पर यह अच्छाई भी कि मनुष्य के वास्तविक चरित्र का खुलासा कर देती है। ये मेरी ओर तर्जनी दिखाकर कहने लगे, इन छोटे लोगों के आते ही हमारे भाग्य के सितारे अस्त हो गए। कक्का की सुशील संस्कारी बहू, कितने मंत्री मिनिस्टर अपनी लड़कियों को हमसे ब्याहना चाहते थे कि संकर्षण राजनीति का उदीयमान सितारा है, और लो सितारे डूब गए। हमारे राजस्व मंत्री अपनी बेटी निहारिका का विवाह हमसे करना चाहते थे। हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि समृद्ध होती, पर कक्का वही जात पात ऊंच नीच लिए बैठे रह गए कि गैर जात में विवाह कर तुम अपना मतलब निकाल लो और तुम्हारे जो भाई बहन कुंवारे हैं वे कुंवारे ही रह जाएं। कि तुम्हारी हैसियत भले ही बड़ी हो गई, पर मैं आज भी छोटी हैसियत का हूँ कि तुम भले ही राजधानी में बस जाओ, पर मुझे इसी गांव में, इसी समाज में रहना है और यहाँ के नियम कानून मानने हैं। कक्का की ढेर बकवास, और तुम यहाँ क्या झांक रही हो? दफ़ा हो जाओ। हमारे लिए आज कत्ल की रात है। मैंने बहुत अभाव देखे अम्मा, पर इस तरह सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं हुई थी। अपने कमरे में चली आई। बहुत देर बाद इनका रोदन कार्यक्रम शुरू हो गया। शराब जो कराए कम है। मैं फिर पर्दे के पास थी। इस तरह हिचक कर रोते हुए बड़े घिनौने और विभत्स लग रहे थे। इधर ही अपनी पराजय पर, उधर अपने कमरे में मैं अपने भाग्य पर रो रही थी। रात बहुत लंबी हो गई थी, जैसे कभी भोर होगी नहीं। मेरे लिए राजनीति, राजनेता, राजनीतिक समीकरण सब कुछ अबूझ और अनचिन्हा था। फिर भी जो थोड़ा बहुत राजनीतिक विश्लेषण कर सकती थी, उसके सहारे मैं इन्हें निराशा के अंधेरों से बाहर लाना चाहती थी। देखिए, हार जीत अपनी जगह है, पर इस तरह चार लोगों के बीच हर किसी को अपशब्द कहना ठीक नहीं। इस अवधि में आप क्षेत्रीय लोगों के बीच जाकर वातावरण बना सकते हैं, स्थानीय समस्याएं समझ सकते हैं। इस कीमती सलाह की मुझे ज़रूरत नहीं। हार कर मैं खुद को मरा हुआ पा रहा हूँ। राजनीति मेरा एकमात्र अभीष्ट है। मैं छात्र जीवन से यही करता आया हूँ। आप नेता लोग जब क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं तो आपको क्षेत्र के प्रति ईमानदार और निष्ठावान होना चाहिए।
जिसके ऊपर जितना बड़ा दायित्व हो वो उतना अधिक विनम्र, लचीला और सहयोगी हो। कभी गांधी, नेहरू जैसे नैतिक, ईमानदार, उज्जवल चरित्र वाले विश्वसनीय लोग नेता होते थे। आज भी इनकी दुहाई दी जाती है। अब राजनीति में चालाकी, स्वार्थ, पाखंड, दोमुहापन, बेईमानी आ गई है। जनता का विश्वास टूट रहा है। आम जन इतने भ्रमित हैं कि समझ नहीं पाते किसे चुने। चुप रहोगी प्लीज़? इन्होंने तमक कर हाथ जोड़ दिए। अच्छा खासा कैरियर चौपट हो गया, इतना पतन? मैं चुप, कुछ सूझना पड़ता। इसे अपने पूर्व जन्मों का पुण्य कहूँ, इनकी महती कृपा, अथवा एक नियमित आय का प्रबंध कि इन्होंने मुझे एडहॉक में महाविद्यालय में व्याख्याता की नौकरी दिला दी। चाहती तो थी अपनी प्रथम श्रेणी अंक सूचियों के आधार पर व्याख्याता बनती, पर सोच सिफारिश के दौर में इस तरह ही सही। इस आदमी में तमाम दुर्गुण हैं, पर यह संपर्क बनाने, काम साधने की कला जानता है। किसी का तबादला, किसी की नौकरी, किसी का भूमि विवाद, किसी का मामला मुकदमा, पद पर ना होते हुए भी अपने संपर्कों से काम करा आते हैं। लोग कहेंगे तो जरूर कि मंत्री जी अब धर्मपत्नी से नौकरी करा रहे हैं, पर मैं ये सब बातें नहीं मानता। तुम डिज़र्व करती हो, तुम्हें ये अवसर मिलना चाहिए। और फिर तुम्हें कौन सा रोज़ कॉलेज जाना है? जाओ ना जाओ, प्रिंसिपल अपने आदमी हैं। जब हम मिनिस्टर थे, नकल को लेकर कॉलेज में बलवा हो गया था, तब हमने ही प्रिंसिपल का पद बचाया था। तब से वे हमारे मुरीद हैं। नौकरी करूंगी तो नियमित भी रहूंगी। कामचोरी मुझे पसंद नहीं। कैसी कामचोरी? अब छात्र पढ़ना चाहते हैं, ना अध्यापक पढ़ाना चाहते हैं। वे जो वर्तमान शिक्षा मंत्री बने फिरते हैं, उनकी बहू कॉलेज में है, घर बैठे वेतन पहुंचता है। ये क्या ठीक है? आप नेता लोग कानून संविधान बनाएं, संशोधित करें, और आप लोग ही पालन ना करें। अकर्मण्यता, लापरवाही, काम की उपेक्षा इसीलिए बढ़ी है कि देश के ठेकेदार ही इसकी शुरुआत करते हैं। तुम्हारा फलसफा तो प्राण लिए लेता है। पठन पाठन से ज़िंदगी कुछ आसान हो गई। मेरा कॉलेज जाना, कमलेश, विमलेश, फिर शैलेश का जन्म, सब निराशा ने संभाल लिया। अब तो वो मुझसे इतनी आत्मीय हो गई कि कहती है वो यहाँ इसलिए है कि मैं यहाँ हूँ। अकेले में बच्चों की हारी बीमारी में निराशा खूब काम आती रही। इनकी विधायकी चली गई, पर दिल्ली भोपाल की यात्राएं न थमीं। कभी किसी का काम, कभी नेता नेतानियों की स्तुति, कभी किसी के स्वागत में जाना, कभी किसी से आस्था व्यक्त करना, कभी गुट बदलना आदि लगा रहता। मेरी सास जब खींचती हैं तो बताती हैं ये बचपन का भगोड़ा है। कभी मामा के घर, कभी मौसी, कभी फूफू के, कभी रैली, कभी जुलूस, कभी धरना, कभी किसी नेता की अगवानी, कभी किसी नेता के लिए भीड़ जुटाना। इसीलिए न 7 साल में बीए किया और फिर पढ़ाई छोड़ दी दादू साहब ने। 35-36 की उम्र में मंत्री बन पाया तो लो, अब वो भी चली गई। अब पता नहीं काहे दिल्ली और भोपाल जाता रहता है। एक और रहस्योद्घाटन। बताए अनुसार ये स्नातकोत्तर नहीं बल्कि स्नातक हैं, और मेरा अनुमान सही निकला कि उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े हैं। अभी कितने और भेद खुलने शेष हैं। मेरी सास भले ही इनके बाहर रहने पर रुष्ट रही हूँ, मैं इनकी अनुपस्थिति में अपेक्षाकृत सहज अनुभव करती हूँ। और फिर इन्हें मेरी ज़रूरत भी तो नहीं। इनकी सुकीर्ति इनके श्रीमुख से कई कई बार सुन चुकी हूँ कि राजनीति में प्रवेश पाने के लिए एक से एक हसीनाएं इन्हें रिझाती रही हैं। निहारिका ने निशानी के तौर पर जो गुलाब के फूलों की माला दी थी, वह आज भी इनके पास सुरक्षित है। मद्रास के किसी अधिवेशन में एक महिला राजनेत्री इनसे इतनी प्रभावित थी कि उनके साथ ही समय बिताती थी। एसडीओ ललित सूरी आज भी इनसे मिलती हैं और प्यार से यंग चैप कहती हैं। एक बड़े व्यवसायी की बेटी आज भी अविवाहित रहकर इनके नाम की माला जप रही है। नहीं मालूम ये किस्से सच्चे हैं या मेरी उपेक्षा करने हेतु गढ़े गए हैं कि एक नहीं अनेक चाहने वालियाँ हैं। मेरी उपेक्षा करते हुए भी ये चाहते रहे हैं कि मैं इनके स्वागत में कसर न उठा रखूं। बाहर से आएं तो मैं प्रत्येक जरूरी गैर जरूरी काम छोड़कर घर पर रहूं, क्योंकि ये स्वयं को मेरे प्रत्येक जरूरी गैर जरूरी कामों से प्रमुख मानते हैं। इनके अनुसार मैं छोटे स्तर की हूँ और मुझे इनके उपकारों तले दब जाना चाहिए। एक बार ये दिल्ली से लौटे, मैं कॉलेज में थी। घर आई तो 2 आगंतुकों के समक्ष कहने लगे, देख रहे हैं घर में रहने की तुम्हारी आदत खत्म होती जा रही है। न बच्चों का ध्यान है, न हमारे आने जाने की चिंता।
धक्के खाकर आदमी घर लौटे तो मालकिन का पता नहीं होता। घर घर ना हुआ, विधायक विश्राम गृह हो गया। कॉलेज गई थी। क्यों जाती हैं रोज? आप साधारण शासकीय मुलाजिम नहीं हैं जो शासकीय नियमों का पालन करने को बाध्य रहें। आप संकर्षण की पत्नी हैं। बस हमारी सेवा किए जाइए, बाकी नौकरी सुरक्षित रहेगी, हमारी जवाबदारी है। प्रिंसिपल की इतनी औकात नहीं जो आपको कुछ कह सके। ये दूसरों के सम्मुख स्वयं को प्रभावशाली सिद्ध करने के लिए किसी सम्मानीय व्यक्ति को कुछ भी कह देते हैं। इधर उधर गलत बयानबाजी करते घूमते हैं और विवादों में फंसते हैं। पर मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है कुछ सार्थक कर पा रही हूँ। सम्मान तभी मिल सकता है जब हम अपने हिस्से का काम निष्ठा और ईमानदारी से करें। फिर वही राग, निष्ठा, ईमानदारी, कर्मठता, नैतिकता, आउटडेटेड बातें। कॉलेज में किस तरह का पठन पाठन होता है हमको पता है। निरर्थक बहस में मैं न पढ़ भीतर चली आई। यह शुरू दिन से मेरे लिए जटिल प्रमेय बने रहे। मुझे नहीं मालूम होता इनकी अगली प्रतिक्रिया क्या होगी। जिसके आने जाने का खाता विधाता भी न जानता हो, मैं कैसे जानूंगी? और नौकरी की है तो महज हाजिरी लगाने और वेतन लेने के लिए नहीं। मेरे नियमित कॉलेज जाने से इन्हें गुलामी की बू आती है और इज्जत कम होती प्रतीत होती है। अथवा मैं पसंद नहीं तो मेरा कोई काम पसंद नहीं। मैं कॉलेज में अपनी आदर्श छवि नहीं बना सकी, नियमित जा नहीं पाती, और जाती हूँ तो दिमागी तनाव के कारण ठीक से पढ़ा नहीं पाती। साथ की शिक्षिकाएं हंसती हैं। आप मंत्री मिनिस्टरों के घर की हैं, आए ना आए, पर हमें तो प्रिंसिपल को जवाब देना होता है। आप तो फिर भी कॉलेज आती हैं। मैं आपकी जगह होती तो बस वेतन लेने ही आती। मेरा लड़का पीएचडी कर चुका है। विधायक जी कृपा कर देते तो कॉलेज में नियुक्ति मिल जाती। मैं स्वयं को दीन पाती हूँ अम्मा। भले ही मेरे पास उत्कृष्ट अंक सूचियाँ हैं, पर मैं व्याख्याता तो इनकी कृपा से ही बनी, और कदाचित इसीलिए ये मेरा कॉलेज जाना न जाना तय करना चाहते हैं। कभी कभी लगता है मैं इनकी ताबेदार हूँ, जिसे इनकी सलाह और निर्देश मानने हैं, गलत हों तो भी। कभी सलाह, कभी अपेक्षा, कभी चेतावनी, कभी निर्देश, कभी आदेश, कभी धमकी, कभी भर्त्सना, कभी आक्षेप। यही मिला मुझे इस व्यक्ति से, नहीं मिला तो अपनापन। कभी लगता है अम्मा, नितांत अपने भी उतने अपने नहीं होते जितना दम भरते हैं। ये अपने थोड़ा बहुत अपनापा दिखा देते हैं और बाकी समय स्वहित, स्वार्थ, लाभ हानि में उलझे रहते हैं। 5 वर्षीय योजना का वो कालखंड बीत गया। इस कालखंड में कमलेश और विमलेश हुई। तीसरी शैलेश बाद में हुई। शैलेश का जन्म वारिस की चाह में हुआ। उत्तराधिकारी की इनकी चिंता और पुत्रवती होने का मेरा सनातन मोह। नाम भी सोच लिया था, कमलेश विमलेश से मिलता जुलता शैलेश। तो संतान पुत्री थी, पर नाम शैलेश ही रख दिया गया। मैं पुत्री से असंतुष्ट नहीं, पुत्र की कामना भी नहीं, पर ये जब जब दुखी मुद्रा बना लेते हैं। राजनीति को ग्रहण लगा और अब कर्म में पुत्र सुख नहीं। सारे नेता लोग अपने लड़कों को अपनी राजनीतिक विरासत का लाभ दिला रहे हैं, और हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि, ख्याति, धरोहर हमारे साथ ही समाप्त हो जाएगी। उमा शंकर जी का बड़ा लड़का ईश्वर उनके प्रचार में निकलने लगा है। दूसरा लड़का सर्वेश्वर अभी छोटा है, पर एक दिन पिता का कार्य संभालेगा। और हम तो उमा शंकर जी इस जिले से इनके दल की ओर से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, मंत्री बन चुके हैं। अब उनकी पोजीशन पार्टी के भीतर बहुत मजबूत है। स्टार प्रचारक समझे जाते हैं, और कहा जाता है उमा शंकर जी उन चंद लोगों में हैं जिनका सूरज कभी अस्त नहीं होता। आजकल ये उमा शंकर जी के गुट के समझे जाते हैं। राजनीतिक विरासत की बात सुनकर मुझे बहुत खींच हुई थी। अपने पिता के प्रभाव का लाभ ले ईश्वर जिस तरह राजनीति को अपनी आरामगाह समझता है, सत्ता का मनमाना उपयोग कर अशासकीय, असामाजिक, अमर्यादित, अलोकतांत्रिक आचरण करता है, यदि यही राजनीतिक धरोहर है तो अच्छा हुआ मेरे पुत्र नहीं है। मैं समझ नहीं पाता तुम्हें राजनीति से इतनी नफरत क्यों है, जबकि तुम्हारे सारे ठाठ इस राजनीति की वजह से हैं। सब बैठे बिठाए मिल गया तो तुम इतना इतरा गई हो। तुम छोटे स्तर के लोगों की यही विडंबना है। एक बात साफ सुन लो, मैं उमा शंकर जी अथवा ईश्वर के विरुद्ध एक शब्द नहीं सुनना चाहता। हाँ,
ये इस सीमा तक उमाशंकर जी के अंधभक्त हैं। विधानसभा चुनाव की स्थिति घोषित कर दी गई। भ्रष्टाचार घोटाला आरोपों के कारण सभी दलों की स्थिति प्रायः एक सी बदतर थी और सभी दलों के प्रमुख ऐसे प्रत्याशी तलाश रहे थे जो अपनी व्यक्तिगत छवि और प्रभाव के बल पर सीट निकाल सकें। इन पार्टी प्रमुखों को यह आशा पता नहीं क्यों थी कि आज की सड़ी गली राजनीति में इस तरह के प्रत्याशी मिलेंगे। आजकल के नेता स्वयं को जनसेवक कहते जरूर हैं, पर सेवक का आचरण नहीं करते। उमाशंकर जी की छत्रछाया का लाभ ये कि इन्हें इस बार भी टिकट मिल गया। ये रिश्तेदारों, परिचितों, समर्थकों, व्यवसायियों को टोहने टटोलने निकल पड़े। जन चर्चा थी। इनके पास ना कार्यकर्ता हैं, ना संगठन, ना इनके कार्यकर्ता प्रसन्न हैं, ना क्षेत्रीय लोग। किसी के लिए भी कुछ किया नहीं, सभी और आक्रोश है। ये बौखलाए घूमते रहे, कार्यकर्ताओं को समेटते रहे। ताऊ जी बहुत पहले दल बदल कर दूसरे दल में जा चुके थे। अब तो ये नेता नेपाड़ी वस्त्र की तरह दल बदलते हैं। मेरे विवाह के कुछ दिन बाद ही इनमें और ताऊ जी में गहरे मतभेद हो गए थे। कारण मैं नहीं जान सकी। खैर, पार्टी और अधिकृत प्रत्याशी के नाम पर कुछ कार्यकर्ता जुट जाते हैं, सो जुट गए। चौथ उघाई और प्रचार कार्य होने लगा। गांव के घर और यहाँ अमिलिया हाउस में चूल्हा ठंडा न होता, दिन भर खाना बनता। इनके भाई बहन बहनोई, मेरे भाई बहन बहनोई, रिश्तेदार, परिचित, मेरे कुछ छात्र प्रचार कार्य में लगे थे। सबकी भोजन व्यवस्था मुझे और निराशा को करनी होती थी। क्षेत्र से जो भी आता वहाँ की अव्यवस्था बताने लगता। ऐसी हड़बड़ी मची है कि ना पूछें। विधायक जी को संभाल नहीं पा रहे हैं। 4 दिन से मैला कुर्ता पजामा पहने हैं जो भीड़ की खींचतान में कंधे से फट गए हैं। पैदल चलते चलते पैरों में सूजन आ गई है। जिसके घर के सामने भोजन का समय होता है 2 रोटी मांग लेते हैं। आपके घर का प्रसाद ग्रहण करने आए हैं। जिनके घर के सामने रात का 12 बजता है खाट मांग लेते हैं और एक नींद ले लेते हैं। लोग खाना और खटिया तो दे देते हैं, पर हमें नहीं लगता वोट देंगे। मतदाता अब समझदार हो गए हैं, नेताओं की चाल समझते हैं। लूट मची है। प्रचारकों में अधिकतर बेरोजगार होते हैं, जिन्हें होटलों का दारू, मुर्गा, जीप की सवारी और 4 पैसे जेब भरने को चाहिए। ये प्रचारक इधर भैया को लूट रहे हैं, उधर गुप्त रूप से दूसरे दलों का भी प्रचार कर अच्छा पैसा बना रहे हैं। बड़ी अव्यवस्था है। पोस्टर्स, झंडे, बैनर्स, बिल्ले सब वैसे ही पड़े हैं, पता नहीं कब लगाए जाएंगे। पोस्टर्स चिपकाए जाते हैं तो विरोधी दलों के कार्यकर्ता रात को फाड़ देते हैं। दल के लोगों का संतोष, भितरघात, अंतर्विरोध अलग मुसीबत है। तरह तरह की बातें, वार, शिकायतें, आरोप, आपत्तियाँ। सभी दल वाले एक दूसरे की मर्यादा भंग कर देने पर आमादा थे। विरोधी मंचों से कहा जाता, संकर्षण ने अपनी पत्नी को व्याख्याता बनवाया और वे घर बैठे मुफ्त का वेतन हजम कर रही हैं। ऐसी मुफ्तखोरी मदिरा और महिला संकर्षण की कमजोरी है। ऐसा रंगीन मिजाज आदमी जीता तो क्षेत्र की स्त्रियां सुरक्षित न बचेंगी। संकर्षण अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दे। फटेहाल से जमीनें, गाड़ी, बंगला, भाई के नाम पर चलने वाला पेट्रोल पंप कहाँ से आया? मैं ये सब जान सुनकर अर्धमूर्छित सी बैठी रह जाती। कितना निंदनीय है। एक ओर भूख से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, दूसरी ओर ये राजनेता उन्मादियों की भांति अपनी चल अचल संपत्ति बढ़ाए चले जा रहे हैं। लोगों की पीड़ा, आंसू, शोषण, उत्पीड़न, विवशता, जुल्म, अत्याचार से इन नेताओं को वास्ता नहीं, तो लोग इन पर विश्वास क्यों करें? लोगों की व्यवस्था है कि उन्हें इन बुरे प्रत्याशियों में से किसी एक को चुनना होता है कि यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मुझे राजनीति से घृणा होती गई अम्मा, ग्लानि होती, कुछ सूझना पड़ता। ये अचानक ही क्षेत्र से बौखलाए हुए पस्त हाल आ पहुँचे थे। मिथिलेश, यहाँ छिपी ना बैठी रहो, क्षेत्र में चलकर प्रचार करो। सभी प्रत्याशियों की पत्नियाँ प्रचार कार्य में जुटी हैं। मेरी स्थिति बुरी है। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, प्रचार कार्य नहीं कर सकती। कल को जांच हो जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। कह तो ऐसे रही हो जैसे नौकरी अपने पुरुषार्थ से पाई है। ऐसी नौकरी दिलाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। तुम महिलाओं के बीच जाओ, वोट मांगो। मैं पिछला चुनाव हार चुका हूँ, इस बार हारूंगा तो मेरा कैरियर खत्म समझो। और मेरा कैरियर? कहा ना कुछ ना होगा, अभी मैं मरा नहीं हूँ। फालतू बात।
तुम्हारे लिए सब फालतू ही है। तुम्हारी रुचि पहले दिन से मेरा कैरियर समाप्त करने में रही है। आज एक बात साफ हो गई है, तुम मेरे प्रति, मेरे कैरियर के प्रति, मेरे भविष्य के प्रति थोड़ी भी जिम्मेदार नहीं हो। नहीं चाहती मेरी प्रगति और क्षेत्र का विकास हो। अरे मैं कुछ बन जाऊँगा तो ठाट तुम्हें ही भोगना है। ये बौखलाहट से हाथ फटकार कर कलाबाजी से दिखाते रहे। मेरी सास उस समय गांव से अपनी खांसी का इलाज कराने आई हुई थी। मुझे समझाने लगी, दुल्हन तुम आज जो कुछ हो संकर्षण दादू के कारण हो। कहता है तो जाओ क्षेत्र में घूम आओ। शायद दिन बहुरिया लड़का के दशा तो देखो कैसी है। हमसे तो नहीं देखी जाती और तुम चुप साध के बैठी हो। तो तुम त्रियाहट नहीं छोड़ोगी? त्रियाहट? इस त्रियाहट ने जब भी किया सर्वनाश ही किया। बड़े बड़े घराने साम्राज्य बर्बाद कर दिए इस त्रियाहट ने। माँ बेटे का सामूहिक आक्रमण और मैं निशस्त्र बैठी रही घुटने में मुंह छिपाए। मेरी कोई ज़मीन नहीं, आधार नहीं, धरातल नहीं, पृथक अस्तित्व नहीं, कैरियर नहीं। मैं इस आदमी के लिए हूँ, इसके कारण हूँ। जी करता था ऐसी जगह भाग जाऊं जहां राजनीति का नाम ना हो, हस्तक्षेप ना हो, प्रभाव ना हो। पर अब तो इस देश का कोई स्थान, विभाग, क्षेत्र, कोना नहीं बचा जहां इस घिनौनी राजनीति का दखल ना हो। ये 5,000 के अंतर से हार गए, तमाम कथित हथकंडे अपनाने के बाद भी। इन्होंने भी अन्य प्रत्याशियों की तरह फर्जी मतदान कराया, विरोधी दलों के कुछ एजेंटों को झूठा चार्ज लगवाकर थाने भेजा, पोस्टर्स फटवाए, चरित्र पर कीचड़ उछाला, लठैतों और जासूसों से मनमानी कराई। इस मारपीट में एक 21 वर्षीय लड़के की मृत्यु हो गई। अम्मा आज भी मुझे उस लड़के की माँ का चेहरा नहीं भूलता। भल भल आंसू बहाती न्याय की गुहार लगाने मेरे घर आई थी और कार्यकर्ताओं ने खदेड़ दिया था कि किसी विवाद को बढ़ावा देकर चुनावी माहौल खराब नहीं करना। ओह, कितनी नृशंसता, कितनी क्रूरता। मुझे शिद्दत से लगने लगा मैं ऐसे घर में रह रही हूँ जो गरीबों, असहायों की आहों कराहों पर खड़ा है और इस घर की तिजोरी में गरीबों के अधिकार गिरवी पड़े हैं। आपाधापी, चीख पुकार, नारेबाजी, शोर थम गया। लोग जैसे जमा हुए थे वैसे इधर उधर छितरा गए, जैसे बाढ़ का पानी उतर गया हो अथवा मेला उठ गया हो। लोग संवेदना व्यक्त करने आते रहे थे, ये प्रलाप करते रहे, सब नमक हरामों ने गद्दारी की। मैंने कितनों के काम कराए और ये साले न ढंग से प्रचार कर सके न वोट जुटा सके। सोचता था वक्त पड़ने पर ये लोग काम देंगे, पर सब साले, और एक ये है हमारी प्राध्यापिका महोदया, साथ देने को तैयार नहीं। बताइए क्या स्थिति हो गई है हमारी। हमें खत्म हुआ समझिए आप लोग। आप कुछ अधिक ही परेशान हैं। होता है दूसरे दल वालों ने फर्जी वोट खूब डलवाए, वरना आपकी जीत पक्की थी। आपके कुछ वोट गुड़ाकर ने कटवाए। इस बार वो भी टिकट की दावेदारी दिखा रहा था, नहीं मिला तो आपके वोट कटवाने में लगा रहा। इधर भितरघात, अंतर्कलह, अंतर्विरोध, असंतोष ने ऐसी स्थिति बना दी कि चुनाव निकालना आसान नहीं रहा। दूसरी पार्टियों ने हमसे अधिक पैसा खर्च किया है। राजनीति शुद्ध पैसे का खेल हो गई है। जिसके पास जितना पैसा है वो उतने ही वोट खरीद लेता है। छल कपट, निंदा, चरित्र हनन, अब यही है असली राजनीति। आप लोग लाख ढांढस दें, पर हमारे नक्षत्र एक बार बिगड़े तो आज तक सब गलत ही होता रहा। ग्रहों को शांत कराने के लिए पूजा पाठ करा डालिए। कई बार ग्रह नक्षत्र बाधा डालते हैं। नेताओं के शत्रु भी कम नहीं होते। क्या पता कौन आपकी सफलता रोकने के लिए क्या उपाय करता हो। पूजा अर्चना करा लीजिए, कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी से बिचरवाइए। और फिर चला था अम्मा, जब तब पूजा अर्चना, यज्ञ अनुष्ठान, गंडे तावीज़, तंत्र मंत्र का पाखंडी दौर। पंडित, ज्योतिषी, पीर फकीर, गुनिया, ओझा ग्रह शांति के उपाय सुझाते रहे। इनके गले में रुद्राक्ष की 5 गुरियों वाला धागा बांधा गया। उंगलियों में मोती, पुखराज, दूधी आदि रत्नों की अंगूठियों की संख्या बढ़ने लगी। धर्म निरपेक्ष कहे जाने वाले ये कथित नेता ही सबसे बड़े धर्मांध और अंधविश्वासी होते हैं। ज्योतिषी ने मेरी भी कुंडली बाँची। इनकी कुंडली से मिलान करने के बाद इनसे कहा, भाग्योदय होगा, लाल बत्ती वाली गाड़ी में चलेंगे। एक बाधा है, आपकी पत्नी के ग्रह आपके ग्रह पर भारी पड़ रहे हैं। इस बाधा को काटने के लिए उपाय करने होंगे। मेरी विवशता, अम्मा
कुंडली अनुष्ठान आदि में विश्वास न करते हुए भी इनकी पत्नी होने के नाते मुझे प्रत्येक अनुष्ठानों में इनके वाम भाग में बैठना पड़ा। मंत्रोच्चार हवन पूजन होता रहा और मैं सोचती रही, अच्छा होता जो इन प्रपंचों में न पड़ ये संदर्भों और स्थानीय समस्याओं के प्रति गंभीर होते, अपनी चूक और त्रुटियों को खोज करते। पर अपनी त्रुटियों चूकों को स्वीकार करने के लिए नम्रता चाहिए, और ये आदमी थोड़ा भी नम्र नहीं। लोग ठीक कहते हैं, अब राजनीति आसान नहीं रही। बेहतर हो आप दिल्ली भोपाल में समय नष्ट न कर क्षेत्रीय लोगों में अपनी पकड़ बनाएं। आपका जनाधार ऐसा हो कि निर्दलीय लड़ना पड़े तो भी बहुमत मिले। स्वयं को ऐसा बनाइए कि आपको दल के सहारे की नहीं वरन दल को आपके सहारे की आवश्यकता हो। मिथिलेश, ये बातें कहने में जितनी आसान हैं, लोक व्यवहार में उतनी ही कठिन। पार्टी प्रमुखों से भेंट मुलाकात करना पड़ता है। टिकट क्षेत्र से नहीं राजधानी से मिलता है। क्षेत्रीय लोगों के पास क्या है? गरीबी, फटेहाली, दुख, भुखमरी। इनकी समस्याएं तभी हल कर सकूंगा जब मैं विधायक बनूं और मेरी पार्टी सत्ता में हो। पद और प्रभाव के बिना कुछ भी संभव नहीं। टिकट राजधानी से मिलता है पर मतदान जनता करती है। व्यक्तिगत छवि स्वच्छ हो तो बूथ कैप्चरिंग, चरित्र हनन, मारपीट, गाली गलौज, लठैतों, जासूसों, हत्या की आवश्यकता न पड़े। चुप रहोगी? दीवारों के भी कान होते हैं। तुम्हारे उपदेश पर अमल करने से बेहतर होगा मैं राजनीति से संन्यास लेने का विधिवत ऐलान कर दूं। और ये क्षेत्र में नगण्य दिल्ली भोपाल की यात्रा में अधिक संलग्न रहे आए। उमाशंकर जी के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ती गई। इसी बीच केंद्र में इनके दल की सरकार बन गई थी और उमाशंकर जी मंत्री बनकर अच्छा विभाग पा गए थे। अब तो उनका कद इतना बढ़ गया है कि इस क्षेत्र की पहचान उन्हीं के नाम से होती है। उनका खास आदमी बनने के लिए उनका अधिकांश समय उनकी पूजा स्तुति में बीतने लगा। उमाशंकर जी जब यहाँ अपने घर में होते तब इनकी व्यस्तता बढ़ जाती। स्वागत द्वार बनवाना, बैनर्स, पोस्टर्स लगवाना, जुलूस, सभा, भोज का प्रबंध, बहुत से काम होते हैं। इनके माध्यम से जुगाड़ कर ये किसी डेलीगेशन के साथ जर्मनी की यात्रा कर आए हैं। प्रत्येक आने वाले से यात्रा का विस्तृत बयान कर उपसंहार कुछ इस तरह से करते हैं। यात्रा को उपलब्धि नहीं मानता। अब उद्घाटन, मंच, भाषण, फीता काटना, सेमिनार सब सामान्य बात लगती हैं। जिधर देखो उधर 4 लोग पैर छूने को हाजिर। लोग शायद ठीक कहते हैं, बड़बोलापन इनका मुख्य अवगुण है। 5 वर्षीय योजना का वो कालखंड भी व्यतीत हुआ। फिर विधानसभा के चुनाव। लगातार 2 बार चुनाव हारे हुए प्रत्याशियों को टिकट न दिए जाने के निर्णय के तहत इनकी छटनी हो गई। उमाशंकर जी भी सहाय न हुए। गुणाकर को टिकट मिल गई। गुणाकर इनसे आशीर्वाद लेने पहुंचा। इन्होंने सरसंधान किया, हमारे ही गढ़ में सेंध बांध दी। पार्टी का हुक्म भैया, हम ठहरे आपके चेले, आपका आसन कैसे डिगा सकते हैं? आपके आशीर्वाद से ही नैया पार लगेगी। गुणाकर इनके चरण स्पर्श करता हुआ बोला था। ये अनर्गल प्रलाप करते रहे। कल का लौंडा गुणाकर टिकट पा गया है, यही कल तक मेरे पैर पलटता था। मैं इसे हराने में पूरा जोर लगा दूंगा। ये मेरा क्षेत्र है और मैं यहाँ किसी और को पनपने नहीं दूंगा। फूट डालो, राज करो, राजनीति का मूल मंत्र है। राज भले ही ना मिले पर फूट डालने से राजनीतिज्ञ बाज नहीं आ सकते। ये गुणाकर की जड़ों में मट्ठा डालते रहे, उसके वोट काटने में पूरी शक्ति लगा दी। मुझे लगता है राजनीतिज्ञों के चेहरे भले ही समान नहीं होते पर चरित्र एक समान होता है। वे अपने अतिरिक्त अन्य किसी की सफलता नहीं बचा सकते। गुणाकर को हराने में इन्होंने कसर नहीं छोड़ी पर वो 1,500 के मामूली अंतर से जीत गया। अब तक अल्पसंख्यकों की एक नवगठित पार्टी का अस्तित्व दिखने लगा था और जातीय समीकरण कुछ ऐसा बना कि वोट बट गए, जिसका लाभ गुणाकर को मिल गया। गुणाकर का जीतना इनके लिए चुनौती था, एक प्रतिद्वंदी का जन्म। अगली बार टिकट पाने के लिए कड़ा श्रम करना होगा। पर इधर के वर्षों में राजनीति में इतने अनिश्चय और परिवर्तन की स्थिति निर्मित होती जा रही है कि तस्वीर बदलते देर नहीं लगती। अगले चुनाव में किसी भी प्रकार बहुमत पाने के लिए इनके दल ने अल्पसंख्यकों के नवगठित दल के साथ तालमेल कर सीटों का बंटवारा किया। इनके क्षेत्र की सीट लालजी शरण पटेल को मिल गई। इनके दल के लोग कसमसा कर रह गए। ये इधर उधर शरारतपूर्ण बयानबाजी करते रहे और विवादों में फंसते रहे।
उमाशंकर जी ने शांत किया कि दल को किसी प्रकार सत्ता में आने दीजिए, प्रदेश में पकड़ मजबूत करने दीजिए, फिर अगली बार इस दल को हाशिए में फेंक हम होंगे। और ये कर भी क्या सकते थे इसके सिवाय कि उमाशंकर जी के कृपाकांक्षी बने रहने के लिए तमाम जतन करते रहें। इस क्षेत्र में उमाशंकर जी का एक तरह से एक छत्र राज हो गया। मंत्री पुत्र होने के कारण ईश्वर का तो इस क्षेत्र में आतंक है ही। उनका छोटा पुत्र सर्वेश्वर ईश्वर से भी 1.5 हाथ आगे बढ़ता जा रहा है। सर्वेश्वर उम्र में इनसे बहुत छोटा है, पर फ़ोन पर इन्हें ऐसे आदेश देता है जैसे इनका बाप हो। ये कंधे उचकाकर चापलूस किस्म की हंसी हंसते हैं। इनकी ये हंसी सचमुच असहनीय होती है। ये राजनीतिज्ञ इतनी मोटी त्वचा के होते हैं कि मार पीट, गाली गुफ्तार, आक्षेप, आरोप, अभद्रता सब झेल जाते हैं, बल्कि ऐसे मुस्कुराते रहते हैं जैसे सम्मानित किए जा रहे हों। मंत्री बाप है, पर इस क्षेत्र में हुक्म उनके बेटों का चलता है। अच्छा हुआ अम्मा जो मेरे बेटा न हुआ, वरना वो भी इन मंत्री पुत्रों की तरह नर पशु होता। सर्वेश्वर को मैं अक्सर कॉलेज परिसर में देखती हूँ। लड़कियाँ ताकने आता है, जीप बहुत तेज चलाता है और 2 आदमियों को कुचल कर मार चुका है। कुमकुम बलात्कार कांड का प्रमुख यही था, पर इसकी चर्चा तक नहीं हुई। मंत्रियों और धन कुबेरों के सपूत सारे कुकर्म करने का परमिट शायद जन्म से ही पा जाते हैं। आम आदमी अपराध करे तो दंडित होता है, पर बड़े लोगों के अपराध उजागर नहीं होते, और होते हैं तो जल्दी ही ये बरी होकर क्लीन चिट पा जाते हैं। पुलिस, प्रशासन, कानून, न्यायपालिका, जांच आयोग की वल्गा इन बड़े लोगों के हाथों में होती है। निष्पक्ष जांच हो तो कैसे? इन्होंने ही कभी बताया था कि लोकसभा चुनाव में मंत्री जी की किसी चुनावी सभा में इसने एक विधायक को थप्पड़ मार दिया था। विधायक की अपमान से आंखें भर आई थीं और इस निर्लज्ज लड़के को अफसोस ना हुआ कि अपने पिता की उम्र के व्यक्ति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इधर ये उद्दंड कुलक्षी सर्वेश्वर घर में आ धमकता है। घर में लड़कियां हैं और मुझे इसका आना जाना आशंकित करता है। इनका रटा रटाया मंत्री के लड़के को नाराज कर मैं अपने कैरियर को क्षति नहीं पहुंचा सकता। उसके सद्गुण दुर्गुण उसके परिवार की समस्या है, हमारी नहीं। मुझे तो मंत्री जी की निकटता का लाभ लेना है, और फिर सर्वेश्वर कौन सा रोज आता है। मंत्री जी मुझसे प्रसन्न हैं, इस बार टिकट मुझे ही मिलना है। उस दिन जाना ये आदमी राजनीतिज्ञ के अतिरिक्त कुछ नहीं है, न पिता न पति। इसे चिड़िया की आंख की तरह राजनीति दिखती है बस। नहीं मिला टिकट। इन वर्षों में अल्पसंख्यकों का दल तेजी से उभरकर राष्ट्रीय पहचान बना चुका था। इस क्षेत्र में अनुसूचित जातियों जनजातियों की बहुलता है और इस दल का अस्तित्व यहाँ स्पष्ट परिलक्षित होने लगा है। गठबंधन से इनका दल सत्ता में आया था, पर अल्पसंख्यकों के इस दल से किया गया तालमेल डगमगाता सा रहा और इस बार वो दल अपने बूते पर चुनाव लड़ रहा था। चर्चा थी इस बार ये दल अन्य दलों को सीधी टक्कर देगा। अन्य दल जहां राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए जाने की मौखिक बातें करते थे, वहीं इस दल ने क्षेत्र से महिला प्रत्याशी फूल कुमारी को चुनाव मैदान में उतारकर महिला मतदाताओं में उत्साह भर दिया। उदार भावना दिखाने के लिए दूसरा स्थापित दल, जिससे प्रमुख रूप से इनके दल की टक्कर रहती है, ने भी महिला प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर चुनाव को दिलचस्प बना दिया। इनके दल में खलबली मच गई। ये हर बार की तरह हवा में तैर रहे थे कि टिकट इन्हें ही मिलना है। प्रत्येक मिलने वाले से दोहराते, चुनाव लड़ना है, पैसे का प्रबंध रखिए। 2 देवियों से टक्कर लेनी होगी। लोगों को अब इनके अति विश्वास को देखकर मजा आने लगा था। 2 देवियां आपस में टकराएंगी और ये देवानंद सीट निकाल ले जाएगा। ये वही कंधे उचकाकर हंसते और इस बार भी चित्त कर दिए गए। इनके दल ने भी महिला प्रत्याशी को टिकट देने की योजना बना स्थिति त्रिकोणीय करनी चाहिए। उमाशंकर जी की निकटता के लाभ स्वरूप मेरा नाम प्रस्तावित हुआ। ये जोश भरकर कहने लगे, तुम्हें मिथिलेश चुनाव लड़ना है। मंत्री जी की अनुशंसा और मेरा व्यक्तिगत प्रभाव, तुम आसानी से सीट निकाल लोगी। चलो मैं नहीं तुम सही। ये राजनीतिक वनवास खत्म तो हो, श्राप तो मिटे। अब मुझे अपनी शक्ति दिखाने का अवसर मिलेगा। मैं एकदम से जड़ हो गई थी। आप जानते हैं मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, चुनाव नहीं लड़ सकती। नौकरी को लात मारो, ऐसी नौकरी आती जाती रहती है। रातों रात स्टार बन जाओगी मैडम।
क्षेत्र का बच्चा बच्चा तुम्हें जानने लगेगा। मैं अपने सीधे साधे जीवन से खुश हूँ। कितनी आसानी से तुम इनकार किए दे रही हो मिथिलेश। कभी तो मेरी पोजीशन को समझो। तुमने अब तक मुझे क्या सहयोग दिया बताओगी? मुझे टिकट मिला, तुम प्रचार को न निकली। अब तुमसे निवेदन कर रहा हूँ चुनाव लड़ने को तो तनी बैठी हो। हद हो गई बेवकूफ़ी की। मंत्री जी को कितनी मुश्किल से तो कन्विंस कर सका हूँ, अब उनको किस मुँह से इनकार करूँ? सोचो मिथिलेश, तुम्हारे कारण मैं एक बार फिर राजनीति में सक्रिय हो सकूँगा। ये बहुत दुखी हो गए। इनकी बात न मानो तो इतना दुखी हो जाते हैं जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। मानती हूँ आपकी बात पर नौकरी छोड़ना बुद्धिमत्ता नहीं होगी, कम से कम स्थायित्व तो है, और आपकी राजनीति में तो कुछ भी तयशुदा नहीं। मुझे राजनीति पसंद नहीं। सच बात तो ये है, राजनीति में जो कुछ शर्मनाक हो रहा है उसे देखते हुए अब शरीफ लोग इससे दूर रहना चाहते हैं। एक बार राजनीति में आकर देखो, यहाँ ऐसा आकर्षण है कि हर कोई किस्मत आजमा लेना चाहता है। लोग राजनीति के लिए कलेक्टर जैसा पद छोड़ देते हैं। अपना अपना दृष्टिकोण है। तो ये कहो तुम्हें बड़े आदमियों की तरह जीना नहीं आता, वही मिडिल क्लास मेंटेलिटी, आगे बढ़ने का मादा ही नहीं। दरअसल तुम छोटे स्तर के लोगों में बड़ों की तरह का कुछ भी नहीं होता। इसीलिए कक्का से कहता था विवाह संबंध समान स्तर और समान विचारधारा वालों में होना चाहिए। निहारिका का साथ मिला होता तो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। सब चौपट हो गया। गुणाकर की पत्नी नंदिता को सीट दे दी गई। नंदिता दूसरे स्थान पर थी और फूल कुमारी जीत गई थी। जातीय आधार पर उसे जीतना ही था। ये मुझे सुनाते रहे, मैं अपने प्रभाव के बल पर सीट हथिया लेता, पर घर में कोई मेरी पोजीशन नहीं समझता। मंत्री जी अलग उलाहना दे रहे हैं, पार्टी के हाथ से एक सीट निकल गई। अब तो मुझे राजनीति से घृणा ही नहीं भय भी होने लगा है अम्मा। इसे भाग्य का क्रूर मजाक कहूँगी कि घर आते आते सर्वेश्वर इस घर का दामाद बन बैठना चाहता है। उमा शंकर जी फ़ोन पर चहचहा रहे थे, हमारे चिरंजीव को कमलेश भाग गई है। दुर्भाग्य से फ़ोन मैंने सुना था और रिसीवर छूट पड़ने को था। मेरी फूल सी कोमल बच्ची इसी वर्ष स्नातक हुई है। अभी तो उसे मैं किसी सुपात्र से भी न ब्याहूंगी तो इस पापी की औकात क्या। घर राजनीतिज्ञ का है, पर मैं इसे राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने दे सकती। सुना था अम्मा, राजे रजवाड़े अपनी शक्ति, प्रभुता, समृद्धि बढ़ाने के लिए अपने से शक्तिशाली प्रभावी राज्यों के अधेड़, रुग्ण, अय्याश राजाओं से अपनी कोमल कन्याओं को ब्याह देते थे। यही मेरे घर में होने जा रहा था, और ये सब कोई पहली बार नहीं हुआ था। मेरे विवाह के समय तुम सोचती थीं राजनेताओं से संबंध का लाभ मेरे छोटे भाई बहनों को मिलेगा। ताऊ जी सोचते थे इस विवाह से इनसे उनकी निकटता बढ़ेगी। बाद में मतभेद हुए, वो अलग बात है। ये मंत्री पुत्री निहारिका से विवाह के इच्छुक थे कि इनका कैरियर सुरक्षित रहेगा, और अब कमलेश। लाभ हानि के सौदे कब थमेंगे? मैं विचलित थी, और ये इतने व्यग्र कि बस चलता तो उसी क्षण सप्तपदी करा देते। लो भाई मिथिलेश, आज हम बूढ़े हो गए, बेटी के ब्याह के दिन आ गए। मंत्री जी ने स्वयं ही सर्वेश्वर के लिए कमलेश का हाथ मांगा है। तुमसे भी शायद फ़ोन पर बात हुई है। मैं बोलने की स्थिति में नहीं थी। फिर चुप, तुम्हारी चुप्पी से हम डरते हैं भाई। कमलेश के भाग्य जाग जाएंगे जो ऐसे ख्यात स्थापित परिवार में जाएगी। प्रस्ताव से आनंदित थे, इसलिए तेवर संपर थे। मैं उस अय्याश से अपनी लड़की नहीं ब्याह सकती। तुमने मेरा विरोध करने की कसम ले रखी है? यही आज मैं पूछना चाहती हूँ। विपरीत परिस्थितियाँ एक मेरे ही घर को क्यों घेरती हैं? देखो, एक मुद्दत बाद मुझे किसी प्रभावशाली व्यक्ति की छत्र छाया मिली है जिसे मैं खो नहीं सकता। रही लड़के के अवगुणों की बात, तो वे धन कुबेरों में होते हैं और शादी के बाद अपने आप छूट जाते हैं। आपके छूटे? अवगुण शायद छूट भी जाते हों, पर जीभ से कुचल कर किसी के प्राण हर लेना, बलात्कार करना अवगुण नहीं अपराध है, जो ना भूले जा सकते हैं ना क्षमा किए जा सकते हैं। तुम्हारे साथ मातापच्ची न करूं तो अच्छा होगा। तुम राजनीति से और उससे जुड़े लोगों से इतनी नफरत करती हो कि स्वस्थ दृष्टि से कुछ सोचना नहीं चाहती। मैं कमलेश की राय जानना चाहता हूँ। कमलेश, आओ इधर। कमलेश को इस कुचक्र की जानकारी थी, और क्या कहना है इसकी वो पूरी तैयारी कर चुकी थी। पापा प्लीज़ मुझसे कुछ मत कहिएगा।
मैं आपका कहा मानूंगी नहीं और आपको बुरा लगेगा। मैं सर्वेश्वर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। शादी तो दूर की बात है, मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मुझे आगे पढ़ना है। कमलेश, शादी ब्याह के फैसले लड़कियां नहीं किया करती। मैं जो करूंगा तुम्हारे भले के लिए। अपने भले के लिए? आप राजनीति से इतर कुछ सोचना नहीं चाहते। राजनीति में जिस तरह स्वार्थ, छल, ओछापन आ गया है, उसे देखते सुनते मुझे राजनीति से भय होता है। फिर मैं मम्मी जैसी सहनशील और समझौतावादी नहीं जो निभा लूँगी। इनका लक्ष्य भेद मेरी ओर हो गया। असली गुरु तुम हो मिथिलेश। मेरे विरुद्ध विश्वमन करती रहीं, सब तुम्हारे बहकावे का असर है। जो लड़कियां बाप को बाप की इज्जत नहीं देती, सब इस पाश्चात्य संस्कृति का असर है। जो लड़कियां ऐसी मुंहजोर हो गई हैं। मैं थक गया हूँ लोगों को जवाब देते हुए कि मैं क्यों हाशिए पर डाल दिया गया हूँ और मुझसे कनिष्ठ क्यों आगे बढ़ गए हैं। राजनीति में टिके रहना है तो संबंध बनाना और भुनाना सीखना होगा। मुझे सौदेबाजी नहीं आती। अम्मा, मैं एक राजनीतिज्ञ के घर की घुटन झेल रही हूँ, कमलेश को नहीं झेलने दूंगी। राजनीतिज्ञों के घर के ठाठ मुझे असंप्रक्त बनाते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है ये कितनों के हक छीन कर जुटाए गए हैं। अच्छा है जो कमलेश मेरी तरह संकोची नहीं, वरन तेज, दबंग, साहसी लड़की है। अपनी लड़ाई जीत सकती है। ये स्वयं को असहाय पा रहे थे, क्योंकि चीख चिल्ला सकते थे, मुझ पर हुकूमत चला सकते थे, पर कमलेश को घेराबंदी कर मंडप में नहीं बैठा सकते थे। घर के अंदर तांडव करना सरल है, पर बाहर तांडव करेंगे तो मर्यादा भंग होगी, उंगलियां उठेंगी। और बौखलाहट में इन्होंने मंत्रणा के लिए तुम्हें और बाबूजी को बुलवा भेजा था कि मुझे भला बुरा समझाओगी, मेरा हठ तोड़ोगी। तुम अपने बड़े दामाद के बड़े घर दौड़ी आई कि नातिन के विवाह के मामले में सलाह करने को बुलाकर तुम्हें प्रमुखता दी गई और लगे हाथों बाबूजी का उपचार भी करा लोगी। तुम इस छद्मवेशी आदमी से बहुत प्रभावित रही हो अम्मा। तुमने इन राजनीतिज्ञों को टीवी में, मंचों में, सभाओं में, अखबारों में देखा है, इसलिए बड़े प्रभावशाली लगते हैं। निकट से देखा होता तो पता चलता सारी चकाचौंध कितनी घिनौनी और चरित्र कितना ओछा। ये तुम्हें लगभग ललकार रहे थे। अम्मा जी, आपने अपनी लड़की को इतना जिद्दी और दंभी बना दिया है कि किसी की कोई बात नहीं मानती। झुक तो सकती नहीं, और शायद मेरी खिलाफत करने का हट करके ही आपके घर से रुखसत हुई थी। अब तो साफ साफ लगने लगा है इनका विरोध किसी मुद्दे या बिंदु को लेकर नहीं, बल्कि इसलिए है कि इन्हें मेरा विरोध करना है। तुम तो ऐसी हटी कभी नहीं थी मिथिलेश, इधर पता नहीं कैसी हो रही हो, हर बात में विरोध, आनाकानी, हट। ये कहते हुए अम्मा तुम मुझे बड़ी विचित्र लगी थी, नितांत अपरिचित। मैं कैसी हो गई हूँ मुझे नहीं पता, क्यों हो गई हूँ पता है। काश मैं तब हटी हुई होती जब मेरे विवाह की तैयारियां हो रही थीं। अम्मा, तुमने अपनी बेटी पर हुकूमत चला ली, मेरी बेटी पर नहीं चला सकोगी। बेटी का विवाह राजनीतिक लाभ हानि को देखकर नहीं हुआ करता। मैं इस लड़ाई में अपनी बच्ची को शहीद नहीं होने दूंगी। मैं वर्षों से इस घर में रहते हुए नेताओं के असली चरित्र को खूब समझ चुकी हूँ। तुम्हारे साथ बाबूजी भी चौंक गए थे, क्योंकि मैं तो कभी किसी के विरोध में बोली नहीं। मुझे बोलना ही नहीं चाहिए। तुमने तुरंत इनका चेहरा निहारा था कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं। देखा अम्मा जी, इनका बढ़ बढ़ कर बोलना। इनके नेत्र अंगारे की तरह सुलग रहे थे। तुम स्थिति बिगड़ने की आशंका से आक्रांत थी। मिथिलेश, तुम बौरा गई हो। तुम माँ हो तो विधायक जी बाप हैं। कमलेश का भला उनसे अधिक कौन सोच सकता है। हमने तो इतने ठाठ की कभी सोची नहीं थी जितने तुम्हें मिले। बस इसीलिए तो इतरा गई हैं। आप इतरा गए हैं। आप अपने से बड़ा पुरुषार्थी, पराक्रमी, योद्धा किसी को नहीं मानते। ये बुरी बात है। कहना पड़ा था मुझे। पता नहीं किस जन्म का बैर है तुम्हें मुझसे। तुम हमेशा मुझसे शत्रुता रखती रही और मैं निभाता रहा। निभाती तो मैं आई हूँ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मुझे एहसास कराते रहे। मैं आपको पसंद नहीं, फिर भी। आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहते थे, फिर भी। आपके तमाम रागात्मक संबंध रहे, फिर भी। आज एक बात साफ सुन लीजिए, मैंने आपको कभी पसंद नहीं किया। मैं आपको पसंद करूं, ये कोशिश मैंने शुरू की थी, पर जल्दी छोड़ दी। आपने मुझे मन से नहीं स्वीकारा तो मैंने भी नहीं स्वीकारा। आप मुझसे प्रेम नहीं करते तो मैं भी नहीं करती। आज की तारीख में आपके प्रति मेरे मन में कोई राग द्वेष नहीं है। मैं तटस्थ हूँ
और मेरे लिए ये आसान स्थिति है। आपकी बहुत सी आदतें मुझे पसंद नहीं। आपका बढ़ चढ़कर हाँकना, लफ्फाजी मुझे पसंद नहीं। लड़ने का आवश्यक अनावश्यक कारण ढूंढ लेना पसंद नहीं। खर्राटे पसंद नहीं। पूरा मुर्गा खाकर रात भर डकारना पसंद नहीं। शराब पसंद नहीं। रंगीन मिजाजी पसंद नहीं। जिससे तंबाकू मांगना और खाना पसंद नहीं। खुद को स्वयंभू सिद्ध करना पसंद नहीं। गलत तरीक़ों से पैसे कमाना पसंद नहीं। फर्जी मतदान कराना, आपस में फूट डलवाना, दूसरों के चरित्र पर कीचड़ उछालना पसंद नहीं। इतनी सारी बातें पसंद ना होते हुए भी मैं चुप रहने का बड़प्पन दिखाती रही और आप मेरे दोष बयान कर ओछापन दिखाते रहे। मैं आपका ओछापन अपना नहीं सकती, आप मेरा बड़प्पन पा नहीं सकते। लड़ाई बस इतनी है। आप अपने कारनामों से कभी मुझे दयनीय लगते रहे हैं, कभी असहनीय, कभी विक्षिप्त, कभी कुंठित, कभी पूर्वाग्रही, कभी मानसिक रूप से दिवालिया, कभी अति महत्वाकांक्षी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, विदेशों में महिलाएं पति के खर्राटे के आधार पर तलाक ले लेती हैं और मैं इतने वर्षों से इतनी विरोधी बातों को झेलती आ रही हूँ। अभी कहीं पढ़ा, चेन्नई की किसी लड़की ने अदालत में तलाक के लिए अर्जी दी कि 2 वर्ष के वैवाहिक जीवन में बाहर जाते समय पति ने उसका हाथ कभी नहीं थामा और ना ही कहा कि वो उसे प्यार करता है। उसकी कल्पनाएं, आशाएं पूरी होती जान नहीं पड़ती, इसलिए वो संबंध विच्छेद चाहती है और मैं आपके साथ निभाती रही। शायद इसलिए कि ये घर, लड़कियां, निराशा मुझे पसंद है और एक आपके कारण मैं इन्हें छोड़ नहीं सकती थी। मिथिलेश, तुम पूरी तरह पागल हो गई हो। लगभग चीखते हुए, अम्मा, तुम्हारा मुंह अचरज से फटा पड़ रहा था कि मैं कितनी घटिया हो गई हूँ। बाबूजी के चेहरे की रेखाएं न जाने किस भाव से बन बिगड़ रही थीं और इनके लिए सब कुछ अविश्वसनीय था। इन्हें अनुमान नहीं था कि मैं इनसे इतनी घृणा करती हूँ। इनके अनुसार तो मुझे इनके उपकार तले दब जाना चाहिए कि एक छोटे स्तर की लड़की को इतने सुविधा साधन मिले। लड़ाई की मुद्रा में छाती के पास तने इनके हाथ बेजान से नीचे गिर गए थे। चेहरा स्याह। इन्हें मालूम तो हो स्वयं को नापसंद किया जाना कितना दुख देता है। सन्नाटे की स्थिति से एक क्षण को मैं सकपकाई थी कि कुछ अधिक बोल गई हूँ, पर मेरा अनहद नाद मुखर हुआ था तो सहज ही थमने के लिए नहीं। बहुत मामूली बातें आदमी के चरित्र को बनाती और बिगाड़ती हैं। आप नेताओं का चरित्र संदिग्ध हो गया है कि आज ये देश, समाज, संस्कृति, स्वतंत्रता सब कुछ नष्ट होने के कगार पर है। यदि थोड़ा बहुत कुछ उपयोगी और सार्थक बचा है तो उसे आपकी इस राजनीतिक विरासत के सर्वेश्वर जैसे दावेदार जल्दी ही खत्म कर देंगे। मैं नहीं चाहती कमलेश ऐसे घर जाए और घुटती रहे। राजनीति में अब कुछ भी स्वच्छ, स्वस्थ, उपयोगी होगा सोचना बेकार है। इनके पास शायद मेरी बातों का जवाब नहीं था, इसीलिए झटके से उठकर कहीं चले गए थे। अम्मा, फिर तुम और बाबूजी भी नहीं ठहरे थे। जो भी बस मिली पकड़ ली थी। अम्मा, तुम बड़ी दुखी होगी अपनी शालीन बेटी की शर्मनाक उत्तेजना को लेकर, पर वो लावा अचानक नहीं फूटा था। मेरे भीतर वर्षों से उबल रहा था, जिसे एक दिन बाहर आना ही था। यही स्वाभाविक, प्राकृतिक, सहज स्थिति होती है। तुम्हारी मिथिलेश। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी मुझे कुछ कहना है।